स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होगी पेपर 2 वालों के लिए स्पेशली। यह क्लास होगी एसएसटी की। यहाँ पर हम पढ़ने वाले क्या हैं आप देख लीजिए, संविधान, इतिहास और अर्थशास्त्र और भूगोल, क्योंकि एसएसटी 60 नंबर का यहीं से पूछेगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसमें हम आपको एमसीक्यू प्लस वन लाइनर दोनों प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आप लोग नोट करिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं भारतीय संविधान में? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। इससे पहले जो था 7 था, आपको भी पता है। इसमें से कौन निकला? तो एक निकल गया, क्या? संपत्ति का अधिकार। ठीक ना, संपत्ति का अधिकार ये निकाल दिया गया, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। तो यानी अब हमारे टोटल जो बचे हैं उनकी संख्या है मौलिक अधिकारों की 6। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो हमारे अंबेडकर साहब जी ने ये कहा था। नोट करिएगा, अंबेडकर। ठीक, अंबेडकर। चलिए तुरंत चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे था भारत में? गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, कपास उत्पादन से या चावल उत्पादन से? तो आप जानते हैं गेहूं उत्पादन से जो होगा वो होगा हरित क्रांति, आप नोट करेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है दुग्ध उत्पादन से होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। ठीक, वर्गीज कुरियन। अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत और वर्ल्ड लेवल पर दोनों को आप जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो अगर बात किया जाए ऑपरेशन फ्लड की, क्या उत्तर बता रहे हैं बताइए। चलिए जल्दी। दुग्ध उत्पादन से। ठीक, बिल्कुल, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत या पूर्वोत्तर भारत? चलिए प्रश्न संख्या 3। बिल्कुल, अगर बात किया जाए कि सतपुड़ा पर्वतमाला, तो सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी किस पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो आप क्या उत्तर बताएंगे? चलिए जल्दी बताइए। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो विंध्य हो जाएगा। ठीक, विंध्य होगा। और क्या? बिल्कुल, और सतपुड़ा। ठीक ना, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। अगला प्रश्न की कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर बात भारत की जाएगी तो हमारा उत्तर जो होगा गंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में? चलिए प्रश्न संख्या 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? बिल्कुल, अगर बात किया जाए किस वर्ष हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा 1919 में। यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पर जनरल डायर ने सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक,
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। चलिए बताइए तो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। बिल्कुल अमृतसर में। ठीक। अगला प्रश्न, इस घटना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वह था चेम्सफोर्ड। नोट करिए, इस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हम तो लॉर्ड नहीं कहते भाई साहब। चले आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। तो वो प्रश्न में कहा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो क्या केवल निजी क्षेत्र होता है। बिल्कुल नहीं। केवल सरकारी क्षेत्र। बिल्कुल नहीं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र। बिल्कुल। अगर बात किया जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था की तो सी वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा। आगे बढ़िए, अगला वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो ये बिल्कुल किस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको आप नोट करेंगे। अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। अगर आपको ये पूछा जाए तो आप बताइएगा 1951 में। उस समय यह दौर था कि हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही सरकार यह लक्ष्य बना लेती थी कि हमें 5 साल में इतना कार्य करना होगा। लेकिन आज का दिन है, आज तो कोई भी योजनाएं भी चल रही हैं भाई साहब 1 साल के बाद खुद हमारी सरकारें नाम नहीं ले रही हैं उसका। पुरानी योजनाओं का नाम सुन लिए जिएगा, बताइएगा। मेक इन इंडिया कभी सुनाई दे रहा है अब। बताइए। स्वच्छ भारत कभी सुनाई दे रहा है। नमामि गंगे कभी सुनाई दे रहा। भाई साहब ये राजनीति बहुत घटिया है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी का घूर्णन किस कारण होता है। सूर्य के चारों ओर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए पृथ्वी का घूर्णन किस कारण होगा ये आपको बताना है प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। चलिए बिल्कुल, हमारा उत्तर जो होगा अपनी धुरी पर घूमना यानी कि बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। बताइए कितना समय लगेगा। बिल्कुल 24 घंटे। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है। बिल्कुल, जब पृथ्वी घूमती है तो उसी का तो नतीजा है दिन और रात होता है ना। बिल्कुल दिन और रात होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या सुभाष चंद्र बोस, या लाल बहादुर शास्त्री। चलिए ये तो सब जानते हैं, लौह पुरुष कहा जाता है किसे, सरदार पटेल साहब को। बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सरदार पटेल का संबंध किस आंदोलन से था। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताइएगा स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक। स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए आंदोलन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में रियासतों का एकीकरण किसने किया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो बताइएगा रियासतों का एकीकरण करने वाले जो थे कौन थे। वल्लभ भाई थे। बिल्कुल पटेल साहब थे। ठीक। वल्लभ भाई, एक मिनट यार। चलिए वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, आप नोट करिएगा। थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो जाए भाई साहब कमेंट मत किया करिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है। हमारे पास अभी उतना साधन नहीं है कि हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाकर अच्छे से बता सकते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है, ताकि हम भी आपके सामने उपस्थित हो सकें लाइव आकर, मतलब सामने खड़े होकर पढ़ा सके। अभी भी लाइव है लेकिन सामने खड़े होकर पढ़ा सके। ठीक। तो चलिए फिलहाल आएगा वो दिन भी जब हम आप एक सामने खड़े होकर पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। ठीक। बिल्कुल, अगर आपका सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द हम आपके सामने खड़े हुए मिलेंगे आपको। चलिए
बात करते हैं प्रश्न की। कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव किस प्रणाली से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व से या प्रत्यक्ष निर्वाचन से या अप्रत्यक्ष निर्वाचन से या मनोनयन से? चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा तो? लोकसभा का चुनाव। तो बिल्कुल लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए अगर बात अधिकतम संख्या की जाएगी तो आप नोट करेंगे 552 हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी संख्या है लोकसभा सदस्यों की, तो वर्तमान कितना है? 500 कितना है बताइए? बिल्कुल 543। ये है वर्तमान की संख्या। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा लोकसभा सदस्य के द्वारा। ठीक, लोकसभा सदस्य के द्वारा ये चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तांबा के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, एल्युमिनियम के कारण या मैग्नीशियम के कारण? फटाक से प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। चलिए बात किया जाए अगर, बिल्कुल यहाँ पर लौह ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग की होती है मिट्टी, आप जानते होंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश साइड में ये मिट्टियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लाल मिट्टी मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? बताइए। बिल्कुल दक्षिण भारत में हो जाएगा। ठीक, दक्षिण भारत में। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी किस जलवायु में बनती है? तो किस जलवायु में बनती है बताइए? बिल्कुल अगर लैटेराइट की बात किया जाएगा उच्च ताप। ठीक, उच्च ताप और वर्षा, ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। चलें आगे बढ़ें। चलें साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1935 में, 1942 में या 1919 में? चलिए फटाक से बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप लोग नोट करेंगे साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे? चलिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? आप जानते होंगे कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक, भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि साइमन कमीशन का नारा क्या था? बताइए साइमन कमीशन का नारा क्या था? बिल्कुल साइमन गो बैक था ना, बिल्कुल साइमन गो बैक, इसको नोट करिए। चले नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है? दिशा, दूरी का अनुपात, रंग, ऊंचाई? मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है? फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए क्या सही होने वाला है। चलिए चलिए बताइए फटाक से। अगर बात किया जाए मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है, तो इसका उत्तर बिल्कुल दूरी का अनुपात यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मानचित्र में दिशाएं बताने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहेंगे? दिशा सूचक यंत्र कहेंगे। दिशा सूचक यंत्र। ठीक, अगला प्रश्न देखिए वन लाइनर। पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा की बात किया जा रहा है, वो भी सबसे लंबी, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य, एक मिनट, क्या हो जा रहा है यार, भूमध्य रेखा। ठीक, चलिए भूमध्य रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए। थोड़ा सा सपोर्ट करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक यह क्लास पहुंच जाए। ठीक, चलिए और आपको और किस सब्जेक्ट की स्पेशली क्लास ज़्यादा चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम डेली आपसे पूछते हैं, जैसे कल की क्लास क्या होने वाली, हम आज ही आपसे पूछ लेते हैं, तो आप वहाँ पर अपना वोटिंग जरूर करिए हमारे चैनल पर। ठीक है, चलिए
हम आपको वहाँ पर 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन डेली दे रहे हैं, बताइएगा ज़रूर, ठीक ना? चलिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन देश का कुल उत्पादन मूल्य होगा, देश का कुल कर होगा, कुल निर्यात होगा या कुल आयात होगा। चलिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? बताइए। प्रश्न संख्या 12। तो राष्ट्रीय आय की बात किया जा रहा है तो देश का कुल उत्पादन मूल्य यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? चलिए, कौन करेगा? बिल्कुल लिखिए, बहुत बड़ा नाम है भाई साहब, केंद्रीय सांख्यिकीय, केंद्रीय सांख्यिकीय बिल्कुल कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, आप भाग देकर निकालते हैं ना, कुल आय भागे क्या होगा? कुल जनसंख्या, बिल्कुल, कुल जनसंख्या। आप लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, ठीक ना? लिख लीजिएगा, यही होता है हमारा कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। चलिए, अगर आपको इसमें भाग देना पड़े तो आप देकर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, गौतम बुद्ध थे, अशोक थे या चंद्रगुप्त थे? बताइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक, प्रश्न संख्या 13। आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को ही हम बौद्ध धर्म का संस्थापक मानते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तो वह स्थान था लुम्बिनी, ठीक। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक, बोध गया में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि डेल्टा किस प्रकार बनता है? नदी के उद्गम पर, नदी के मुहाने पर, पर्वतों में या झीलों में? बताइए। डेल्टा किस प्रकार बनता है? तो डेल्टा आप सब जानते हैं कि नदी के मुहाने पर बनता है, इसलिए उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आज की क्लास में आप लोग 14 प्रश्न एमसीक्यू पढ़ चुके हैं और 28 प्रश्न जो है लगभग पढ़ चुके हैं वन लाइनर। तो टोटल मिलाकर 40 से 42 प्रश्न आप देख चुके हैं और क्लास कैसी लग रही है एक बार जरूर बताइए। और अगर आपको भी पढ़ना है हमारे साथ डेली मतलब, तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ पर एक भी पैसा नहीं देना। और जितनी भी क्लासेज हो रही हैं चाहे जिस भी सब्जेक्ट की, पूरी क्लास आपके सिलेबस पर आधारित है, ठीक। चलिए, बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक। अगला प्रश्न के, डेल्टा बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक आवश्यक होगा बताइए। बिल्कुल, नदी द्वारा लाई गई, बिल्कुल लाई गई अवसाद, इसकी आवश्यकता होती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन एक धर्म का समर्थन, बी ऑप्शन सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, सी ऑप्शन धर्म का विरोध और डी ऑप्शन केवल बहुसंख्यक धर्म। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए तो कौन सा सही होगा? तो अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 15 के उत्तर की, तो बिल्कुल सही, सभी धर्मों का समान संरक्षण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस संविधान में घोषित किया गया था? बताइए। बिल्कुल, भारतीय संविधान में घोषित किया जाएगा भाई साहब। ये तो आप बहुत सिंपल सा प्रश्न था, भारतीय संविधान में, ठीक। नोट करिएगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था ना, बताइए। बिल्कुल 42वां था। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, इसको आप नोट करेंगे। और इसी संविधान में 3 शब्द और जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए,
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण बिल्कुल नहीं, वन संरक्षण होगा, मृदा संरक्षण नहीं, वन्य जीव नहीं। तो हमारा यहाँ पर चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वनों की रक्षा करना, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में शुरू हुआ। इस आंदोलन से जुड़ी प्रमुख महिला कौन थी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस आंदोलन से जुड़ी प्रमुख महिला जो थी वो थी गौरा देवी। ठीक, ये जानते रहिए, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला हैं इसलिए पूछा गया है यहाँ पर। ठीक, वैसे सुंदरलाल बहुगुणा को ही चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है, ये भी आप जानते रहेंगे। तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आप भी अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। और डेली जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे यूपी टेट की क्लास के लिए। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। और 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, चले, बिल्कुल। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।